हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार मैं एक विषय लेकर आया हूँ, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बात करेंगे कि जो अब की बार जो प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ है 2022 का, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं हिस्ट्री के। तो हिस्ट्री के इतिहास के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें प्राचीन की बात करेंगे, मध्यकालीन भारत की बात करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। ठीक है, जो आधुनिक भारत की बात करेंगे तो कौन से कितने प्रश्न आते हैं और पिछले सालों से अब की बार कितने क्वेश्चन आए उसके बारे में बात करेंगे। और पेपर जो अब की बार जो हिस्ट्री का जो यानी कि जो इतिहास के जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीलिम्स 2021 में 22 में, तो कितने प्रश्न आए हैं उसके बारे में बात करेगा। और पेपर कैसा कठिन था, इजी था या फिर मतलब मॉडरेट था, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपकी बार जो प्रीलिम्स में जो प्रश्न पूछे गए मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अब की बार जो प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वो कम से कम 16 प्रश्न पूछे गए। कितने? 16 प्रश्न आपकी बार पूछे गए मित्रों, इस बात को ध्यान रखना है। एग्जाम में 16 प्रश्न हिस्ट्री से पूछे गए हैं, जिसमें प्राचीन, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, क्या प्रश्न है इसका, मतलब की बार ट्रेंड था, उसके बारे में बात करेंगे। मित्रों, मेरा जो क्वेश्चन लेके आने का मतलब ये है कि आपको इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। आपको अगली बार जो 2023 में तैयारी करनी हो, किस प्रकार से तैयारी करनी, वो आपको इसमें समझना है। ठीक है, उसके साथ मैं आंसर भी इसको बताता चलूँगा। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ऐसे ही मैं पूरा एक पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक और उसके बाद में जो इन्वायरमेंट है वो इकोनॉमिक्स हो गए, सभी को एक एक मैं पार्ट लेके आऊँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और देखना। सबसे पहले बात करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने हो जाएगा। इसमें पहले क्वेश्चन बात करता हूँ कि इसमें प्रश्न कैसे पूछा गया था। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ मित्रों, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है कि पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें दे रखा है कि अशोक के शिलालेख दे रखे हैं और दूसरी साइड में आपके राज्य के नाम दे रखे हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले इसमें जैसे कि धौली दे रखा है, तो ये उड़ीसा, अरगुड़ आंध्र प्रदेश, और ये दोनों तो सही हो जाएगा मित्रों। ठीक है, तीसरा हो जाएगा यानी कि जोंगड़ और कालसी, ये दोनों गलत हो जाएगा। जोंगड़ हो जाएगा मध्य प्रदेश नहीं है, और कालसी कर्नाटक में भी नहीं है। ये भी कालसी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, जबकि जोंगड़ मिला था मित्रों, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जोंगड़ आपको थोड़ा बहुत अगर मालूम है तो जोंगड़ शायद मुझे भी थोड़ा याद नहीं आ रहा, लेकिन ये यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। कौन सा? पहला और दूसरा सही है। तो आपको ये बताना है इसमें कि उपरोक्त युग में से कौन सा सही सुमिलित है। तो यहाँ पर आपका 2 आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की मित्रों बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं बात करता हूँ मैं, जैसे आपको क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सामने, और आपको क्वेश्चन दे रखा है हिस्ट्री का क्वेश्चन है। राजा और राजवंश का नाम इसमें पूछा गया है। ठीक है, जैसे राजा का नाम पूछा है कि नानुक, ठीक है, जो संदेल राजा है, यहाँ पे जय शक्ति जो कि परमार वंश से था, नागभट्ट द्वितीय गुर्जर वंश से था, भोज राष्ट्रकूट वंश राजवंश से था। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें सबको सबसे पहले ये देख सकते हैं कि जो नानुक था वो मित्रों वो संदेल वंश से था, ये सही है आपका। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं जो नागभट्ट द्वितीय था वो भी गुर्जर प्रतिहार वंश से था। कहाँ से? गुर्जर प्रतिहार वंश से था। इसमें आपका दूसरा गलत हो जाएगा। कौन सा? दूसरा जय शक्ति था वो गलत हो जाएगा। जय शक्ति परमार वंश से नहीं था, आपको ध्यान रखना है। जय शक्ति आपको हो जाएगा गढ़वाल की, जो बात करते हैं गढ़वाल की राजवंश से था। और भोज की बात करते हैं वो राष्ट्रकूट वंश नहीं था, भोज परमार वंश से था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो परमार वंश से था। तो यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शन है, आपका राइट हो जाएगा, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो मित्रों, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है। अब की बार हमने क्या कर दिया कि यूपीएससी जो ट्रेंड चेंज किया है, इसमें देख सकते हैं आप, जैसे कि आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दिख रहा है कि ऑप्शन ऐसे दे दिए, ऐसे देने पर आपको क्या एलिमिनेशन मेथड आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से आप कर भी नहीं सकते, आपको पूरा आंसर आता है। अगर 4 ऑप्शन आपको आ रहे हैं तब भी इस क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना आप इसमें अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते। इस प्रकार का आपकी बार थोड़ा ट्रेंड हुआ है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी जितना भी कठिन पेपर बनाएगी कोई दिक्कत नहीं, आपको मेहनत पर अपना विश्वास रखना है। ठीक है, इस अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और बात करते हैं कि प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात है। तो ये बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। आप हिस्ट्री का ऑप्शनल पेपर, अगर ऑप्शनल पेपर हैं तो ये आप इसमें मतलब आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसको स्किप कर देना चाहिए, यानी काफ़ी थोड़ा डीप प्रश्न पूछ लिया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा 2 आपका सही हो जाएगा, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। नेक्स्ट बात करेंगे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ निजामुद्दीन पानीपती द्वारा फारसी में
अनुवाद किया गया था। अब मित्रों इतना डीप प्रश्न पूछा गया है, नहीं आप मतलब यकीन नहीं कर पाओगे। हिस्ट्री जिसका ऑप्शन है वो भी अगर ध्यान से नहीं पढ़े ना तो इसको प्रश्न करने में बहुत ही मतलब कठिनाई हो जाती है, ठीक है। लेकिन आपको इसमें आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको आंसर बताऊंगा। आंसर हो जाएगा अकबर, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है। अब ये क्वेश्चन है मित्रों करंट से जुड़ा हुआ है। हाल ही में जो भी रामानुजन की जो मूर्ति है, प्रधानमंत्री जी उनका जो आसन मुद्रा में उसका मूर्ति का उद्घाटन किया है, ठीक है, तो उसका बारे में प्रश्न आया है। अब उसने क्या करते हैं, उसकी रामानुजन जो मूर्ति थी उसके हिस्ट्री के बारे में पूछ लिया पूरा, ठीक है। अब हिस्ट्री के बारे में पूछ लिया तो कैसा प्रश्न बनाया है, उन्होंने पूछा है कि जो कौन सा एक सही कथन है, रामानुजन के बारे में पूछा है, तो उनको सही, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ मैं। क्वेश्चन आपको ये हो जाएगा टोटल मित्रों में आपको बात करता हूँ। टोटल मैंने कितना बताया आपको 16 प्रश्न पूछा गया था अब की बार। इसमें सब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने बेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये प्रश्न पूछा गया था। लेकिन अब की बार जो ये भी करंट का क्वेश्चन है। जैसा आप देख सकते हैं सोमनाथ मंदिर जो मतलब हाल ही में करंट पे रहा था, ठीक है, सर्किट हाउस का वहाँ पर उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो यहाँ पर आपको देखना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाओगे तो प्रश्न बहुत इजी लगेगा। कैसे, तो जैसा आप सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा अल बुरुनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया था। अगर आपको इन दोनों ऑप्शन नहीं मालूम है, और तीसरा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्ण द्वारा की गई थी। यानी सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा काफ़ी पहले की गई थी, राष्ट्रपति एस राधाकृष्ण द्वारा नहीं की गई थी। तो ये ऑप्शन आपका तीसरा गलत हो जाएगा। तो जैसे आपका तीसरा गलत हो जाएगा ना, तो यहाँ पर बी आपका गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बचेगा आपका, ए और बी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका केवल ए रहेगा, यानी 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोमनाथ मंदिर जो ज्योतिर्लिंग देव मंदिर में से एक है, और दूसरा अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा, और अगली जो सीरीज आएगी मैं उसके बारे में पॉलिटिकल लेकर आऊँगा, जिसमें भी ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और जैसा प्रश्न पूछा जा रहा है उसके बारे में आपको इस प्रश्न को नोटिस करना है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं यूपीएससी, और 2023 में आपको कैसे तैयारी करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, भारत सरकार अधिनियम 1999 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित रिजर्व और अंतरिक्ष ट्रांसफर विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित विषय माना जाता है। ये तो बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं कह सकता हूँ मैं, क्योंकि इसमें देख सकते हैं कि जो आरक्षित या फिर अंतरिक्ष जो ट्रांसफर किए गए थे वो कौन से आरक्षित विषय थे। तो आरक्षित विषय में आप देख सकते हैं कि जो एक स्थानीय जो स्वशासन था वो आरक्षित नहीं था, ठीक है, वो एक अंतरिक्ष ट्रांसफर कर दिया गया था। तो 2 ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन जैसे गलत करोगे तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, और यहाँ पर चौथा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कितना बचेगा आपको, सी, यानी कि 1, 3 और 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से एलिमिनेशन मेथड से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मेथड यानी जो प्रश्न पूछने का अगर ट्रेन अगर बदल देते हैं तो फिर एलिमिनेशन मेथड आप कर भी नहीं पाओगे, इस प्रकार आपका वो गलत हो सकता है। तो इस प्रकार आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो यहाँ पर ऑप्शन आपको काफ़ी मतलब प्रश्न इजी लगेगा। तो जैसे मैंने बताया कि तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ मतलब दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन गलत करते ही आपको सीधा आंसर हो जाएगा, एक लाइन में आपका आंसर हो जाएगा, नीचे देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन पर पूछा गया है कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हो जाएगा, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। तो पहला मित्र ध्यान रखना, नामित सदस्य नहीं होंगे, यहाँ पर बहुत ही गलत है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो ये मित्र से उन्होंने कहा था जिसको स्वीकार नहीं होगा वो अपना राज्य बना सकते हैं, अलग संविधान निर्माण कर सकते हैं, इसने ऐसा कहा था। यानी क्रिप्स मिशन में जब भी आप पढ़ोगे हिस्ट्री तो इसमें दे रखा है, आप मतलब या तो कोई भी बुक पढ़ सकते हो, किसी में दे रखा है, ठीक है, क्रिप्स मिशन वाला है इसमें दे सकता है, इसमें स्पेक्ट्रम में भी पूरा दे रखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला राइट हो जाएगा, ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन मित्र हो जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 42 में बात कर रहा हूँ पेपर में, तो मध्यकालीन भारत में राष्ट्र शब्द फंगम किसे निर्दिष्ट करता है। फिंगम जो कि बहुत ही एक टर्म के पूछ लिया इसने, तो टर्म में इसमें क्या गलत होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। इसमें ये आपको प्रश्न आ रहा है, अगर इस पूरा एक्यूरेट आपको सही है तो ही इसमें प्रश्नों को अटेंड करना चाहिए, वरना आपको नेगेटिव मार्किंग चली जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता देता हूँ फणम है, फणम ये क्या हो, चिक्का हो जाएगा, चिक्के को कहते हैं फणम मध्यकालीन भारत में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित स्वतंत्र सेनानियों पर विचार कीजिए। तो इसमें दे रखा है बारिम कुमार घोष, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस, उपयुक्त में से कौन सा गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान रखना, गदर पार्टी के साथ हमारे रास बिहारी बोस जी जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक मित्रों, 3 ऑप्शन आप पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 की बात करते हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देख रखे हैं 3-4 ग्रंथ दे रखे हैं और उन्होंने पूछा है कि कौन सा जैन ग्रंथ है। तो मित्रों यहाँ पर ध्यान रखें, अब यहाँ पर भी एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा काम आएगा। अब पूरे आपको 4 ऑप्शन नहीं मालूम है, आपको इतना मालूम है कि अवदान शतक यानी कि तीसरा ऑप्शन है वो जैन धर्म नहीं है, वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, तो तीसरा ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा, इसमें तीसरा भी गलत हो जाएगा, तीसरा नहीं, यहाँ पर दूसरा भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा ना था, तो तीसरा पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है मित्रों, सी तीसरा गलत हो गया और डी चौथा भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बचा, 2 और 4। तो 2 और 4 से आप आंसर निकाल सकते हैं। एक बार वापस बता देता हूँ मैं आपको, जैसे यहाँ पर आपको मालूम है कि तीसरा है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तीसरा बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, तो अब यहाँ पर तीसरा कट करेगा, तो पहला ऑप्शन में तीसरा है तो कट हो जाएगा, सी ऑप्शन है उसमें तीसरा है तो कट हो जाएगा, डी ऑप्शन में तीसरा है तो ये कट हो जाएगा। तो लास्ट में कौन सा बी ऑप्शन बचेगा, 2 और 4, 2 और 4। तो इस प्रकार के एलिमिनेशन मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी इजी हो जाएगा। यानी आप पूरा ऑप्शन नहीं मालूम है, अभी पूरा ऑप्शन नहीं मालूम है, लेकिन एक के बारे में आपको पूरी जानकारी है तो आप पूरा आंसर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न पूछा गया था। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 जो पेपर में दिया हुआ था उसमें ये दिया रहता है, मतलब दिया गया था कि ऐतिहासिक व्यक्ति दे रखे थे और किस रूप में जाना जाता है उसके बारे में बात की गई थी। तो यहाँ पर आर्यदेव हैं जैन विद्वान के बारे में, दिग्नाथ बौद्ध विद्वान के बारे में, नाथ मुनि वैष्णव विज्ञान के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। दिग्नाथ हैं जो बौद्ध धर्म से नहीं थे, वो जैन धर्म से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर 1 और 2 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल 2 युग में केवल सही हो जाएगा, यहाँ पर केवल 2 युग में सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है मित्रों, बी नहीं, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। तो मित्रों देख सकते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा पूछ रहा है यूपीएससी। ठीक है, इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है आगे। तो ये हिस्ट्री की सीरीज थी, अब इसके बाद में पॉलिटी की सीरीज भी लेके आऊँगा मैं। अभी क्वेश्चन पूरे नहीं हुए, अभी शायद लास्ट क्वेश्चन ये बात करते हैं। 47 क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार कीजिए। तो भारत का पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ था। ठीक है, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल के एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक पहुंचा था और शहर पर घेर डाल दिया था। तो मित्रों यहाँ पर पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, तो पहला गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया, ये गलत, सी गलत हो गया, क्योंकि पहली बार मंगोल जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में नहीं हुआ था पहला आक्रमण। ठीक है, मंगोला का। ठीक है, दूसरा बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक पहुंचा था, उस शहर पर घेरा डाल दिया। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत है, तो दूसरा सही हो जाएगा, यानी बी हो सकता है यहाँ पर, तो बी हो जाएगा यहाँ पर सीधा ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा, तीसरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 50। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब ये प्रश्न थोड़ा सा डिबेट का प्रश्न है, क्योंकि इसमें काफ़ी डीप प्रश्न पूछ लिया है, जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल हो सकता है, वही क्वेश्चन इसमें अटेंड कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें ऑप्शन है जो दे रखा है, जैसे पढ़ सकते हैं आपके न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है। दूसरा, स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी और तौर पर मुक्त हो जाती है, और यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक होने का पूरा आप कह सकते हैं कि कानूनी हक मिलता है। तो इस प्रकार बात कर सकते हैं। मेरा ऑप्शन मतलब मेरा मानना है कि यहाँ पर तीनों राइट होना चाहिए। अब यूपीएससी की जो आंसर की आएगी उससे पता चलेगा कि क्या बाकी लगभग सारी कोचिंगों ने यही बताया है, किसी ने डी बताया, किसी ने ये बताया। तो अब जो भी आंसर की ऑफिशियल आएगी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन मेरा मानना यही हो जाएगा, यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है। मतलब काफ़ी डीपली क्वेश्चन था, यहाँ पर इसको स्किप कर सकते हैं, या फिर आपको आता है तो इस पर सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार क्वेश्चन काफ़ी डीपली पूछे गए थे और थोड़ा भी टफ भी था पेपर अब की बार हिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों बात करते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना हिस्ट्री का, कि यहाँ पर 48 क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कुल्हा दारन कहलाते थे। तो कुल्हा दारन ये भी मध्यकालीन की बात यानी मेडिवल का प्रश्न था, जिसमें सैयद को कहते थे कुल्हा दारन। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यहाँ पर ये मॉडर्न का प्रश्न था कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासक द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर आम फैक्ट्रियाँ गोदाम स्थापित किए थे। अल्फांसो ने दे अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत गोवा को छीन लिया था। तीसरा था अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि के पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लांट पर फैक्ट्री स्थापित की गई थी। लेकिन ऑप्शन आपको एक ध्यान रखना है कि पहला जो ऑप्शन पूछा गया है कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासक द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपना फैक्ट्री या गोदाम स्थापित किए थे। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है, डच लोग काफ़ी लेट आए थे, लेकिन जो गजपति शासक वो काफ़ी पहले थे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो आपको हो ही नहीं सकता, किसी प्रकार से पहला सही हो ही नहीं सकता। तो पहला गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार एलिमिनेशन मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मित्रों। अब बात करता हूँ मैं कि आपको हिस्ट्री में कितने प्रश्न पूछे गए थे। मैंने बात कर लिया, बता दिया मैंने आपको कि कुल 16 प्रश्न पूछे गए थे। लगभग हर साल यूपीएससी जो प्रश्न पूछती हैं, मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में बात करता हूँ कि लगभग हर साल जो यूपीएससी प्रश्न पूछती है मित्रों, यहाँ पर कम से कम 16 यानी 16 से 18 प्रश्न 16 से 18 प्रश्न हर साल जो हिस्ट्री से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी 23 भी पूछ लेती हैं, कभी कभी 25 भी पूछ लेती हैं, लेकिन जो एवरेज मांग के चलते हैं वो 18 से मतलब 16 से 18 का एवरेज चलता रहता है हर साल का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मित्रों, तो अब जो नेक्स्ट भी आगे वीडियो आएगा वो मैं पॉलिटी का लेके आऊँगा। पॉलिटी में कैसे प्रश्न आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना होता है, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। काफ़ी लोगों को इसमें समझ आएगा कि प्रश्न यूपीएससी कैसे पूछ रही है, और जो भी आगे तैयारी करना चाहता है 2023 की, उसमें आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार आपको हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है मित्रों, थैंक यू, धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और पल पल की मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।